सूरज की किरणें परतों की सिलवटों में से सिरकती हुई कमरे में दाखिल हुई और अहमद की आंखों पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो सामने बेड की दूसरी तरफ सना की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। 5 साल हो गए थे इन्हें शादी हुए, लेकिन आज भी जब वो सुबह उठकर सना को देखता तो उसे ऐसा लगता जैसे जिंदगी ने उस पर कोई खास एहसान किया है। सना ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि उसकी शख्सियत में सुकून की एक ऐसी लहर थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। वो बिस्तर से उठा, बाथरूम गया और नहा धोकर तैयार होने लगा। आज उसका एक अहम क्लाइंट से मीटिंग थी। बाहर निकलते हुए उसने किचन में झांका। सना उसके लिए चाय बना रही थी। उसके हाथों में कप थामे, चेहरे पर सुबह की ताजगी और आंखों में एक गहरी सी चमक थी। सुबह बखैर अहमद, चाय तैयार है, सना ने मीठी आवाज में कहा। अहमद ने मुस्कुराते हुए चाय का कप लिया। तुम्हें याद है आज हमारी सालगिरह है? मैंने रिजर्वेशन करवा रखा है शहर के बेहतरीन रेस्टोरेंट में। सना की आंखें चमक उठी। बिल्कुल याद है, मैं बहुत पुरजोश हूँ। ये उनकी मामूल की सुबह थी, मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के लिए एहतराम से भरपूर। दौराने में अहमद की मीटिंग बहुत अच्छी गई। क्लाइंट ने उसका प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। खुशी खुशी वो शाम को सना के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट लेने शॉपिंग मॉल गया। वो एक दुकान में दाखिल हुआ कि उसकी नज़र मॉल के दूसरी तरफ एक जोड़े पर पड़ी। एक लड़की हंस रही थी और उसका हंसना अहमद को बहुत मानूस लगा। उसने गौर से देखा तो वो सना थी और वो किसी मर्द के साथ थी। सना ने उस मर्द की तरफ देखा और ऐसी मुस्कुराहट बखेरी जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। वो मुस्कुराहट मासूम थी, खुशी से भरपूर थी, लेकिन अहमद के लिए वो एक मुअम्मा बन गई। उसका दिल अचानक धड़कना बंद सा हो गया, सांस रुक सी गई। वो मर्द कौन था? सना उसके साथ यहाँ क्या कर रही थी और वो इतनी खुश क्यों थी? अहमद वहीं खड़ा रह गया, उसके हाथ में तोहफे का डब्बा थामे। उसका ज़हन एक लम्हे के लिए खाली हो गया। फिर एक झटके के साथ उसने खुद को संभाला। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? सना मेरे साथ है, ये ज़रूर कोई रिश्तेदार होगा या पुराना दोस्त। लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में एक कांटा सा चुभ गया था। उधर सना और उसका साथी अपनी बात ख़त्म करके अलग होने लगे। सना ने मुड़कर उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अहमद की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसकी नज़र अहमद पर पड़ी। उसके चेहरे पर हैरत और खुशी की एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन उभरी। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सना भागती हुई उसके पास आई। अहमद ने अपने चेहरे पर एक जबरी मुस्कुराहट सजाई। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने आया था। और तुम? ओह, तुम्हें याद है आरिफ, मेरा वो क्लास फेलो जिसका मैंने अक्सर जिक्र किया था, उसे आज ही इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। वो अब इस शहर में ही रहता है और एक अच्छी कंपनी में काम करता है, सना ने बेसाख्ता कहा। यह जवाब सुनकर अहमद का दिल कुछ हल्का हुआ। उसने सांस लिया। अच्छा, तो ये वही आरिफ है? हाँ, कितना अजीब इत्तेफाक है ना, सना ने कहा, अब भी इस मुलाकात की खुशी में डूबी हुई। लेकिन अहमद के जहन में एक आवाज़ गूंजने लगी। क्यों? ये इत्तेफाक कितना अजीब है। क्या वाकई ये इत्तेफाक था? और अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था तो सना इतनी खुश क्यों थी? क्या वो हमेशा से आरिफ के बारे में ऐसे ही पुरजोश रही है? खामोशी से घर वापसी का सफ़र तय हुआ। अहमद गाड़ी चला रहा था और सना खुशी से खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। उसे एहसास तक न हुआ कि उसकी खुशी अहमद के लिए एक अजाब बन गई है। घर पहुंचकर सना ने कहा, चलो मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। अहमद ने कोई जवाब न दिया। वो सीधा बेडरूम में गया और कुर्सी पर बैठ गया। उसका जहन एक जंगल में बदल चुका था जहां शक के दरख्त घने हो रहे थे। वो सना की उस मुस्कुराहट को बार बार देख रहा था जो उसने आरिफ के लिए बखेरी थी। क्या वो मुस्कुराहट उसके लिए भी इतनी ही पुरजोश होती है? क्या वो कभी इस तरह हंसते हुए उसके लिए मुड़कर देखती है? उसने अपने ही सवालात से खुद को उलझन में डाल दिया।
اس نے سوچا کہ وہ سنا سے پوچھے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر اس نے پوچھ لیا تو سنا اسے شکی سمجھے گی، اور اگر اس نے کچھ چھپایا تو پھر شام کو وہ دونوں ریسٹورانٹ گئے۔ سالگرہ کا جشن تھا، لیکن احمد کا دل نہیں تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو وہاں موجود تھا، لیکن اس کا دماغ مال میں گھنے ہوئے اس منظر کو بار بار دہرا رہا تھا۔ سنا نے محسوس کیا کہ احمد کچھ پریشان ہے۔ سب ٹھیک ہے احمد؟ تم آج بہت خاموش ہو۔ ہاں، بس تھوڑا تھکا ہوا ہوں میٹنگ کے باعث، احمد نے بہانہ بنایا۔ سنا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فکر مت کرو، آج کی شام تو صرف ہماری ہے۔ لیکن احمد کے لیے وہ شام بھی صرف نہیں رہی تھی، اس میں ایک تیسرا شخص شامل ہو چکا تھا، ایک ایسا شخص جس کا نام عارف تھا، اور جس کی ایک مسکراہٹ نے احمد کے پرسکون ذہن میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو سنا جلد ہی گہری نیند سو گئی، لیکن احمد کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ چھت کو گھور رہا تھا، اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، عارف واقعی کون ہے؟ یہ سوال اس کی پرسکون زندگی میں پہلی دراڑ تھی، اور احمد کو معلوم بھی نہ تھا کہ یہ دراڑ کس طرح ایک گہری کھائی میں بدلنے والی ہے۔ ریسٹورانٹ سے گھر واپس کا سفر مکمل خاموشی میں گزرا۔ احمد گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کا دماغ مال میں دیکھے گئے منظر کو ہر زاویے سے پرکھ رہا تھا۔ سنا نے کچھ بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد کے یک لفظی جوابوں نے اس کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ آخر کار وہ بھی خاموش ہو گئی اور باہر بکھری روشنیوں کو تکتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی سنا نے پوچھا، تم واقعی ٹھیک تو ہو نا احمد؟ تم تو ایسے لگ رہے ہو جیسے کوئی بات ہے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بس تھکا ہوا ہوں، احمد نے جھٹ سے جواب دیا، اور بغیر بات کیے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اس کا اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ایک ایسی بے چینی جو اسے پہچانی سی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ، یہ خیال بار بار اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ سنا کی وہ معصومانہ خوشی بھری مسکراہٹ جو اس نے عارف کے لیے استعمال کی تھی، کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی؟ کیا اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ محض ایک پرانے دوست سے مل کر خوش ہونے کی تھی، یا کچھ اور؟ احمد نے خود کو جھٹکا دیا، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ سنا ہے، میری بیوی، وہ کبھی… لیکن خیال رک جاتا۔ ایک آواز اندر سے کہتی، کبھی کیا؟ تمہیں کیسے پتا؟ 5 سال ہو گئے ہیں، کیا تم واقعی اسے جانتے ہو؟ یہ آواز اس کے اپنے ذہن کی تھی، شک کا وہ بیج جو مال میں بویا گیا تھا اور اب تیزی سے پنپ رہا تھا۔ وہ باہر آیا تو سنا نے پلنگ پر اس کے لیے کپڑے لگا رکھے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے گلے لگا لے، اس معصوم مسکراہٹ کے بارے میں پوچھے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، لیکن الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اس کی بجائے اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، تم سونے جاؤ، مجھے ابھی کچھ ای میلز چیک کرنی ہیں۔ سنا نے حیرت سے اسے دیکھا، رات کے 1 بجے؟ ہاں، کلائنٹ کا معاملہ ہے، احمد نے بے ربط سا جواب دیا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ در حقیقت اس کا ارادہ کسی ای میل کا نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ خود بخود ہی براؤزر کے سرچ بار کی طرف بڑھا۔ اس نے فیس بک کے لاگ ان پیج کو کھولا۔ اسے معلوم تھا کہ سنا کا پاس ورڈ کیا ہے۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی راز نہیں چھپایا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اس اعتماد کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا یہ غلط ہے، لیکن پھر اس نے سنا کی وہ مسکراہٹ اپنے ذہن میں دیکھی، اور اس کا ہاتھ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انٹر بٹن پر جا پڑا۔ سنا کا اکاؤنٹ کھل گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہو۔ اس نے میسیجز کا باکس کھولا۔ زیادہ تر میسیجز اس کی ماں، بہنوں، سہیلیوں اور خود اس کے تھے۔ اس نے عارف کا نام سرچ کیا اور وہ موجود تھا۔ عارف کا اکاؤنٹ سنا کی فرینڈ لسٹ میں تھا۔
उन के दरमियान कोई प्राइवेट मैसेज नहीं था, सिर्फ एक फॉलो अप दरख्वास्त थी जो चंद हफ्ते पहले आरिफ की तरफ से आई थी और सना ने कबूल कर ली थी। अहमद ने आरिफ के प्रोफाइल पर क्लिक किया, तस्वीरें देखी। वो एक प्रेजेंटेबल नौजवान था, अच्छे कपड़े पहने, मुस्कुराता हुआ। हर तस्वीर अहमद के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। वो अच्छा लग रहा है, ये ख्याल उसके लिए जहर था। उसने आरिफ और सना की बाहमी दोस्ती की लिस्ट देखी। कुछ मुश्तरका दोस्त थे। उसने इन मुश्तरका दोस्तों के प्रोफाइल्स भी देखे, शायद कोई पुरानी तस्वीर मिल जाए जिसमें सना और आरिफ इकट्ठे हो, लेकिन उसे कुछ ना मिला। ये कुछ ना मिलना भी उसके शक को हवा दे रहा था। शायद उन्होंने तस्वीर डिलीट कर दी हैं, शायद वो कोई प्राइवेट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। ये शायद और शायद का खेल उसके जहन को खोखला कर रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया और पीछे टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसका दिमाग एक रेसिंग कार की तरह दौड़ रहा था। क्या सना ने उसे आरिफ से मिलने के बारे में पहले बताया था? नहीं। क्या वाकई इत्तफाकिया मुलाकात थी? हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना भी हो। वो इतने खुश क्यों थे? सिर्फ एक पुराने दोस्त से मिलकर कोई इतना खुश होता है? हर सवाल के साथ शक की दीवार मजबूत होती जा रही थी। सुबह हुई तो अहमद की आंखें सुर्ख थीं और सर भारी था। वो बमुश्किल ही सोया था। नाश्ते की मेज पर वो चुपचाप बैठा अपने अंडे तक रहा था। सना ने फोन उठाया और मुस्कुरा कर कहा, अरे आरिफ ने मैसेज किया है। वो कह रहा है कि उसे कल मिलकर अच्छा लगा और हमें अपने घर बुलाना चाहता है। कितना अच्छा है ना? ये जुमला अहमद के कान में बम की तरह फटा। उसका चेहरा फौरन तमतमा उठा। तुम्हारा उससे अभी मैसेज हो रहा है? सना हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी आवाज में वो तेजी और गुस्सा उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, यानी अभी ही तो उसने मैसेज किया। क्यों, क्या मसला है? मसला ये है कि कल तुम्हारी उससे अचानक मुलाकात हुई और आज सुबह ही वो तुम्हें मैसेज कर रहा है। क्या तुम दोनों हर वक्त बातचीत करते रहते हो? अहमद की आवाज ऊंची होती जा रही थी। सना का मुंह खुला का खुला रह गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अहमद, तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो कल ही उसे 5 साल बाद देखा है। ये उसका पहला मैसेज है और मैं कैसे मान लूं? अहमद ने अपनी प्लेट से नजर हटाए बगैर कहा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। ये वो लम्हा था जब सना को एहसास हुआ कि मामला महज थकन या चिड़चिड़ेपन का नहीं था। उसके शौहर के दिल में उसके बारे में शक के जज्बात पैदा हो चुके थे। यह एहसास उसके लिए एक कारी ज़रब थी। अहमद, तुम्हें मुझ पर शक है? सना की आवाज में सदमे के साथ एक धीमापन था। अहमद ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में वही शक और बेचैनी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम खुद ही सब कुछ कह रही हो। ये कहकर वो उठा और अपना बैरियर केस उठाते हुए बोला, मुझे ऑफिस जाना है, और वो चला गया। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ। सना नाश्ते की मेज़ पर अकेले बैठी रह गई। उसके हाथ से चम्मच छूट गया था और आंसुओं ने उसकी आंखों में छिलका बना लिया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये तूफान कहाँ से उठ खड़ा हुआ था। उसकी पुरसकून दुनिया में अचानक जलजला आ गया था और वो बेबस सी देखती रह गई थी। इधर अहमद गाड़ी चलाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। उसने एतराफ़ कर लिया कि वो मैसेज करते हैं, वो हमारे घर आना चाहता है, क्यों यहाँ कदम रखना चाहता है। उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो कसूरवार है। उसका जहन अब उसका अपना कंट्रोल नहीं रहा था। शक का फरेब उस पर इस कदर हावी हो चुका था कि हर छोटी सी बात, हर मामूली सा अमल उसके नज़दीक सना की खता का सबूत बनकर सामने आ रहा था। ऑफिस पहुंचकर वो अपने कमरे में बैठा। सारी दोपहर काम पर तवज्जो मरकूज करने की नाकाम कोशिश करता रहा। हर दफ़ा उसका फ़ोन वाइब्रेशन करता। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि कहीं ये सना का मैसेज तो नहीं, कहीं वो आरिफ से तो बात नहीं कर रही। शाम को घर वापस आते हुए उसने फैसला किया
کہ وہ سنا سے نرمی سے بات کرے گا، شاید وہ اسے قائل کر سکے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سنا فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس نے احمد کو دیکھا اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ سی آ گئی۔ چلو اب میں بات کرتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ احمد نے پوچھا کون تھا؟ سنا نے فون نیچے رکھتے ہوئے کہا رابعہ تھی، ہم کل شاپنگ کا پروگرام بنا رہی تھی۔ لیکن احمد کے کان تو اس کی آواز میں آئی ہلکی سی گھبراہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ رابعہ نہیں تھی، یہ ضرور وہی تھا، عارف۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس رات ان کے درمیان ایک نئی قسم کی خاموشی چھا گئی، ایک زہریلی بھاری خاموشی جو ان کے درمیان پہلے کبھی نہیں تھی۔ شک کا فریب اب نہ صرف احمد کے دماغ میں بس چکا تھا بلکہ اب وہ ان دونوں کے درمیان بیٹھ چکا تھا۔ ان کی ہر بات، ہر نظر، ہر حرکت پر اپنی سیاہ چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ رات بھر احمد اور سنا کے درمیان وہ زہریلی خاموشی قائم رہی۔ احمد جان بوجھ کر اپنی پیٹھ سنا کی طرف کر کے سوئے رہے، جبکہ سنا آنسوؤں میں ڈوبی رات گزاری۔ وہ بار بار اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سی غلطی کر بیٹھی جس نے احمد کے دل میں اس کے لیے ایسے زہریلے خیالات پیدا کر دیے۔ اس نے سوچا کہ کل صبح وہ احمد سے کھل کر بات کرے گی اور ہر غلط فہمی کو دور کر دے گی۔ لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو احمد کا پلنگ خالی تھا۔ وہ پہلے ہی تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکل چکا تھا۔ سنا کے دل پر ایک اور کاری ضرب پڑی۔ یہ پہلا موقع تھا جب احمد نے اسے بغیر الوداع کہے، بغیر ناشتہ کیے گھر چھوڑا تھا۔ ادھر احمد در حقیقت آفس نہیں گیا تھا، وہ ایک قریبی کافی شاپ میں بیٹھا تھا اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے، لیکن اس کی نظریں گھڑی پر تھیں۔ اس کا پورا دن کا پلان تیار تھا۔ اس نے آفس کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر سے کام کر رہا ہے اور اب وہ اپنے اصل کام پر لگنے والا تھا، سنا پر نظر رکھنا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا، ایک نوٹیفیکیشن تھی۔ اس نے سنا کے فون کو ایک ایپ کے ذریعے اپنے فون سے جوڑ رکھا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حریم زندگی کی خلاف ورزی ہے۔ نوٹیفیکیشن سنا کی ایک سہیلی کے ساتھ میسج تھرڈ کی تھی۔ احمد نے میسیجز کو غور سے پڑھا۔ وہ شاپنگ اور ایک نئی فلم کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ کچھ بھی مشکوک نہیں تھا، لیکن احمد کے لیے کچھ بھی نہ ملنا ہی مشکوک تھا۔ وہ ضرور احتیاط کر رہی ہے، شاید وہ کسی اور ایپ پر بات چیت کرتی ہے۔ دوپہر کے قریب اس کے فون پر ایک اور نوٹیفیکیشن آئی۔ یہ سنا کی لوکیشن کی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر شہر کے اس پار واقع ایک بک سٹور کی طرف جا رہی تھی۔ احمد فوراً اٹھا، اس کا دل دھڑک رہا تھا، ایک عجیب سی بے چینی اور جوش کے امتزاج کے ساتھ۔ آخرکار اسے کوئی ثبوت مل ہی گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بک سٹور کی طرف چل پڑا۔ راستے بھر وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید سنا واقعی میں کتابیں خریدنے جا رہی ہے، لیکن اس کا شک اس کے ہر منطقی خیال پر حاوی ہو رہا تھا۔ بک سٹور کے باہر پارکنگ میں اس نے اپنی گاڑی کسی دور کے کونے میں پارک کی اور انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد اس نے سنا کو دیکھا۔ وہ سٹور سے باہر آئی، اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک تھیلا تھا۔ احمد نے چپکے سے سانس لیا، لیکن پھر اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ سنا کے پیچھے پیچھے عارف بھی بک سٹور سے باہر آیا۔ دونوں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کرنے لگے۔ سنا نے اپنے تھیلے میں ایک بک نکالی اور عارف کو دکھائی۔ عارف نے مسکرا کر کچھ کہا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ احمد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا تمام تر شک، اس کی تمام تر بے چینی اس ایک منظر نے یقین میں بدل دی تھی۔ اس کے لیے یہ ثبوت تھا کہ سنا نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رابعہ کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے، لیکن یہاں وہ عارف کے ساتھ تھی۔ اس نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہ کی کہ ہو سکتا ہے یہ ایک اور اتفاقیہ ملاقات ہو۔ اس کے لیے تو سب کچھ واضح تھا۔ سنا نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر فون اٹھایا۔ اسی لمحے احمد کا فون بجا۔ اسے سنا کی طرف سے میسج آیا، ہنی میں بک سٹور سے کچھ کتابیں لے رہی ہوں، گھر پہنچ کر بات کرتی ہوں۔ تم آفس پہنچ گئے نا؟
अहमद ने मैसेज पढ़ा और उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कुराहट उभरी। तुम सीधे सच्चे फरिश्ते बन रही हो, जबकि तुम्हारे हाथ में मेरे ऊपर झूठ बोलने की स्याही लगी हुई है। उसने कोई जवाब न दिया। उसने बस गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। अब उसका इरादा और भी पुख्ता हो चुका था। उसे हतमी सबूत चाहिए था। शाम को घर पहुंचा तो सना बज़ाहिर बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने किताबें मेज पर फैला रखी थी। देखो मैंने क्या क्या किताबें खरीदी हैं, सना ने खुशी से कहा। ये वाली तुम्हारे लिए हैं। तुम्हें साइंस फिक्शन पसंद है ना? अहमद ने किताब की तरफ बेरगबती से देखा। तुम्हें किसने बताया कि ये अच्छी किताब है? सना के चेहरे की मुस्कुराहट मांद पड़ गई। उसे अहमद के सवाल का मकसद समझ नहीं आ रहा था। किसी ने नहीं, मैंने रिव्यू पढ़े और पसंद आ गई। अच्छा, अहमद ने तंज के अंदाज में कहा। मैंने तो सुना तुम आज बुक स्टोर में किसी से मिले थे। सना की सांस रुक सी गई। उसे एहसास हुआ कि अहमद कहाँ जा रहा है। हाँ, आरिफ से इत्तेफाक हो गया। वो भी किताबें ही खरीदने आया हुआ था। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? बहुत अजीब इत्तेफाक है। अहमद ने उसके जुमले को ही दोहरा दिया, लेकिन उसके लहजे में वही जहर था। तुम्हारी आजकल उससे बहुत मुलाकातें हो रही हैं। अहमद, ये क्या कह रहे हो? ये दूसरी बार है। और दोनों ही इत्तफाकिया थीं। सना की आवाज़ में घबराहट थी। जिस चीज़ को तुम इत्तफाक कह रही हो ना, वो मेरे लिए एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये कहकर अहमद ने किताबें उठाई और अलमारी में रखते हुए कहा, अब खाना खाएं। उस रात खाने का दौर मुकम्मल खामोशी में गुजरा। अहमद अपने फैसले पर पुख्ता हो चुका था। उसे हतमी सबूत चाहिए था और उसके लिए इसे एक और कदम उठाना था। अगले दिन उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये बहुत महंगा पड़ेगा और मामला फैलने का डर था। उसने फैसला किया कि वो खुद ही इस मामले को सुलझाएगा। उसने अपने ऑफिस के काम को बहाना बनाकर अगले कई दिन घर पर ही काम किया। वो हर वक्त सना के आसपास ही रहता, उसकी हर हरकत पर नजर रखता। सना को एहसास था कि वो उसे मॉनिटर कर रहा है और ये एहसास उसे तेजी से खौफजदा और मायूस कर रहा था। फिर वो दिन आया जब सना ने अहमद से कहा, हनी, कल मुझे ऑफिस जाना है। हमारी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। शाम को ही वापस आऊंगी। अहमद के कान खड़े हो गए। क्लाइंट? कौन सा क्लाइंट? वो नया प्रोजेक्ट है जिस पर मैं काम कर रही हूँ। उन्हें हमारी पेशकश पसंद आई है और वो हमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे साथ और कौन होगा? अहमद ने बेसाख्ता पूछ लिया। सना ने उसे अजीब नज़रों से देखा। मेरी टीम के 2 और मेंबर्स। क्यों? कुछ नहीं, अहमद ने जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में एक नई अंगड़ाई ले रही थी। क्लाइंट या आरिफ? अगले दिन जैसे ही सना घर से निकलती है, अहमद भी तैयार होकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ता है। वो हर मोड़ पर एहतियात बरतता है। उस बात को यकीनी बनाता है कि सना उसे देख न ले। सना का ऑफिस जाने का रास्ता वही था जो हमेशा होता था। अहमद को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन फिर अचानक सना ने एक मुख्तलिफ मोड़ ले लिया। वो ऑफिस की बजाय शहर के एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ जा रही थी। अहमद का दिल जोर से धड़का। देखा, मैंने क्यों नहीं सोचा। वो मुझे बेवकूफ बना रही है। वो और भी चौकन्ना हो गया। सना एक जदीद इमारत के बाहर रुकी, जिसके नीचे एक आरामदेह सी कॉफी शॉप थी। अहमद ने अपनी गाड़ी दूर पार्क की और चुपके से पीछे से देखने लगा। सना अंदर गई और एक कोने वाली सीट पर बैठ गई। चंद मिनट बाद एक और शख्स वहां आया। अहमद ने उसे पहचान लिया। वो आरिफ था। उसके सीने में एक आग सी भड़क उठी। उसके हाथ मुट्ठियों में बंद हो गए। उसके लिए यही वो हतमी सबूत था जिसकी उसे तलाश थी। वो कॉफी शॉप के दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपने गुस्से पर काबू पाए बगैर। उसका इरादा था कि वो अंदर जाकर दोनों को बुरी तरह बेनकाब करे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उसने रुक कर सोचा, नहीं, अगर मैं अभी अंदर गया तो सना बहानेबाजी करेगी। मैं इन्हें पकड़ना चाहता हूँ रेड हैंडेड। उसने फैसला किया कि वो इंतजार करेगा। वो बाहर ही एक जगह छुपकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें शीशे की दीवार के पार सना और आरिफ पर जमी हुई थीं। वो दोनों गहरी बातचीत में मसरूफ थे। आरिफ ने अपना बैग खोला और उसमें से कुछ कागजात निकाले।
सना ने अपना लैपटॉप खोला और दोनों इन कागजात और स्क्रीन को देखने लगे। अहमद के लिए ये मंजर और भी ज्यादा संगीन था। वो सिर्फ बात ही नहीं कर रहे, वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं। उनके दरमियान कोई प्रोफेशनल ताल्लुक है या ये सिर्फ एक बहाना है? वो तकरीबन आधे घंटे तक वहीं खड़ा ये तमाशा देखता रहा। फिर दोनों उठे, हाथ मिलाए और अलग हो गए। आरिफ तो चला गया, लेकिन सना वहीं कॉफ़ी शॉप में बैठी अपना लैपटॉप बंद करती रही। अहमद ने मौका गनीमत जाना वो तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा और उससे पहले कि सना बाहर निकलती वो रास्ते से हट चुका था। घर वापस आकर उसने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल एक ही धड़कन पर अटका हुआ था। अब मैंने इन्हें अपनी आंखों से देख लिया है, अब कोई इनकार नहीं कर सकता। उसे मालूम था कि अब वो सना का सामना करेगा और इस बार वो उसे बुरी तरह बेनकाब करके रख देगा।